दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया भर के देशों में, और उसी तरह अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, और इसका काम भी है इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, और ये सारी एजेंसियां अपने देश के हितों के लिए काम करती हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें कि भारत की कौन सी खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर में अपने कामों के लिए जानी जाती है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉक, जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी, नॉलेज इज पावर। लेकिन ये कहावत सबसे ज्यादा फिट बैठती है इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर, जो सिर्फ अपनी नॉलेज और इनपुट के दम पर लाखों लोगों की जान बचाते हैं और अपने देश के लिए एक दुश्मन देश में जाकर अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, और वो भी बिना कोई क्रेडिट लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। रॉक के बारे में हमने मूवीज और टेलीविजन सीरियल्स में उनके कारनामे बहुत देखे होंगे, लेकिन रॉक कैसे काम करती है, अपने ऑपरेशन के लिए कैसे रेडी होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितनी होती है, और रॉक को नुकसान क्यों झेलना पड़ता है, इनके ऑफिसर को इतना रिस्क क्यों होता है, और सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कभी सुनी नहीं हो। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बनी थी साल 1968 में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एजेंसी की नींव कब रखी गई। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो ब्रिटिश शासन के टाइम पर जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो अटैक करते थे और लूट मार करके जंगलों में गायब हो जाते थे। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिश शासन ने एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका नाम रखा गया ठगी एंड डकैत डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट आगे जाके रॉ की नींव रखता है। दोस्तों, उस टाइम पे जो ठगी एंड डकैत वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस एरिया में इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर के अधिकारियों के पास पहुंचा देता था, और ये डिपार्टमेंट अपने कुछ लोगों को डकैतों के साथ मिला देता था, और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। अंग्रेजों को इंटेलिजेंसी की इंपॉर्टेंस समझ में आई तो उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले जो फ्रीडम फाइटर थे, उनसे निपटने के लिए एक ऐसी ही एजेंसी जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB था, उसको बनाया गया। जो ठगी डिपार्टमेंट के ऑफिसर और मैन पावर थी, इसी को ट्रांसफर करके सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB में डाला गया। फिर आगे चल के इसमें क्राइम से रिलेटेड केस भी ऐड किए गए। जब इसमें क्राइम के केस ऐड किए गए, फिर साल 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि CCID दे दिया गया, और फिर उसके 2 साल के बाद ही इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB कर दिया गया। दोस्तों, इसके साथ साथ जब इस इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, तो उन्होंने उससे एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया था। फिर इसके बाद देश आजाद होता है, और अंग्रेज जब इंडिया से जाते हैं तो बाकी डिपार्टमेंटों की तरह IB डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन IB के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर और एजेंट्स की जो डिटेल थी और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ को तो डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को साथ ले गए, और जो IB डिपार्टमेंट था उसे इंडिया को दे दिया। इसके साथ ही जो इन्होंने MI डिपार्टमेंट यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट जो बनाया था, उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों, अब अंग्रेजों के जाने के बाद IB जो थी, उसमें जो ट्रेन स्टाफ थी उनकी कमी थी, लेकिन संजीवी पिल्लाई जो थे वो पहले हेड बने IB के, तो उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मॉडल पे जैसे तैसे करके IB को चलाया। अंग्रेजों के टाइम पे जो IB थी वह कंट्री की बाउंड्री के अंदर की चीजों पे काम करती थी, लेकिन साल 1951 में हेमंत सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे IB को इंडिया की बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह पर टास्क करने के लिए काम दिया गया। लेकिन इसके बाद आने वाले कुछ सालों में बैक टू बैक ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से IB जो पहले इंडिया के बाउंड्री के बाहर तक की टास्क भी करती थी, उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया और रॉ को बनाना पड़ा। एक्चुअल में होता क्या है कि साल 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था, जिसमें इंडिया का 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो था, वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। दरअसल चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था, तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता रहा। फिर 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, और इंडिया ये बार हार जाता है। और IB जो था, इस पूरी वार में चाइना की किसी भी मूवमेंट को पकड़ नहीं पाता, और इंडिया ने इस बार में अपनी एयरफोर्स का भी यूज नहीं किया, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वह एयरफोर्स यूज करेगा तो उधर से चाइना भी अपनी एयरफोर्स को यूज करेगा, तो ऐसा करने पे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में चाइना यहाँ से लड़ रहा था, वहां पर उसका कोई बड़ा एयरवेस था ही नहीं, और इस इंफॉर्मेशन को भी IB पकड़ नहीं पाया, जिसकी वजह से भारत को काफी बड़ा नुकसान होता है। फिर इस बार के बाद IB को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है, और इसके साथ ही एविएशन रिसर्च सेंटर भी बनाया गया, और सारा फोकस चाइना के बॉर्डर पे रखा गया। लेकिन इसके बाद साल आता है 1965, और ये साल आते आते दोबारा IB फेल हो जाता है। फिर इस साल पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है। बाकी देशों की एजेंसियों के कंपैरेटिव IB जो
जो था वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। दोस्तों फिर जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनती है और पीएम बनते ही सबसे पहले ये काम करती हैं कि एक एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर आर.एन. काउ को बुलाती। दोस्तों आर.एन. काउ ने इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की सिक्योरिटी को संभाला था, तो इंदिरा गांधी जी को इन पे ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी आर.एन. काउ से एक मीटिंग करती है और उनसे कहती है हमें आईबी से हटकर एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर हो, ताकि जो लड़ाई चल रही है इसमें हमें एडवांटेज मिल सके। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आर.एन. काउ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। दोस्तों आर.एन. काउ का जो ब्लूप्रिंट था उसे इंदिरा गांधी बड़े आराम से मान लेती। बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी जी ऐड करती हैं, ये जो नई एजेंसी होगी जो भी इसका हेड बनेगा वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगा। और उस टाइम पे वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी डी.एस. जोशी भी बैठक में थे, जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया जिसे कहा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को रॉ बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन का था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया। आज भी लोधी रोड पर न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है और अब आईबी को इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजों को संभालने का टास्क दिया गया और वहीं पर रॉ को इंडिया के बाहर के ऑपरेशन करने का टास्क दिया गया। दोस्तों आर.एन. काउ ने एक चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी रॉ का जो स्पाई होगा जो इंडिया के बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा तो आप उसका नाम किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर किसी भी पेपर के टुकड़े पर नहीं लिख सकते। बस आपको उसका नाम याद रखना होगा। और किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई भी ऑफिसर के नाम की प्लेट नहीं होती थी और रॉ में कोई भी डेजिग्नेशन नहीं होता था। जो सीनियर ऑफिसर होते थे उन्हें सेक्रेटरी बुलाया जाता था और जूनियर ऑफिसर जो थे उन्हें अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। दोस्तों अब रॉ का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाई को ट्रेन करके इंडिया के बाउंड्री के बाहर प्लांट करना ताकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। इसके बाद रॉ ने सारी चीजें सेटअप करने के बाद करीब 9 महीने के बाद अपने पहले एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाती है और एजेंट का जो रियल नाम था वो आज तक की डेट तक नहीं पता चला, लेकिन रॉ के जो ऑफिसर थे वह उन्हें कश्मीर बेदी बुलाते थे। कश्मीर बेदी की जो हायरिंग थी वो पंजाब से की गई और कई महीनों तक ट्रेनिंग करवाने के बाद कश्मीर बेदी को इस टास्क के लिए चुना गया, क्योंकि कश्मीर बेदी को इस्लामिक ट्रेडिशनल पंजाबी और उर्दू जो लैंग्वेज थी वो पहले से ही आती थी। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आर.एन. काउ पड़ोसी देश की इंफॉर्मेशन ट्रेस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरे लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उसकी फोटोग्राफी निकालते थे और फिर ये फोटोग्राफ जो होते थे वो फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी। फिर इस फोटो के बेस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो पूरी चीजें चल रही थी इसमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो कैमरे थे उनकी रेंज खाली 70 किलोमीटर तक ही थी और जो फोटोग्राफ भी आती थी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी और जिनको समझने में बहुत दिक्कत आती। तो इसी चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारा कोई एजेंट उस एरिया में चला जाए और टाइम टू टाइम अगर फोटोग्राफ देता रहे तो उससे हमें क्लैरिटी आ जाए कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या चल रहा है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कश्मीर बेदी को सिलेक्ट किया गया था। इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदलकर मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है। फिर उन्हें 2 पाकिस्तान सिटीजन की मदद के थ्रू उनको बाउंड्री क्रॉस करवाया जाता है और ये जो पूरा ऑपरेशन था आर.एन. काउ दिल्ली से चला रहे थे। तो दोस्तों ये तो मैंने एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाया था रॉ का, और इसी तरह रॉ के एजेंट दूसरे देशों में जाकर अपना काम को अंजाम देते हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इनकी इंफॉर्मेशन होती है और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर देश पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब